वेलकम टू आवर न्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सीरीज़। तो इस सीरीज़ के वीडियोस में हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके सारे चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, साथ में कुछ PYQs भी इंक्लूड रहेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे सारे के सारे टॉपिक्स और कंटेंट्स को कवर करने का। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। Charge Q is distributed to two different metallic spheres having radii r and 2r such that both spheres have equal surface charge density. Then charge on the larger sphere is. हमें इस क्वेश्चन में हमें चार्ज फाइंड करना है लार्जर स्फीयर पे। तो गिवन है हमारे पास कि दो स्फीयर्स है, हमारे पास दो स्फीयर है, ठीक है। एक का जो रेडियस है वो है r, कैपिटल R, और दूसरे का रेडियस है 2 टाइम्स ऑफ r, और एक टोटल चार्ज Q है, ठीक है, जो दोनों स्फीयर को मिला के आ रहा है। यानी हमारे पास जो टोटल चार्ज है वो Q1 प्लस Q2 के इक्वल है। यानी मान लेते जो पहला स्फीयर है उस पर चार्ज Q1 है और दूसरे पर चार्ज Q2 है। तो टोटल चार्ज कितना आ रहा है? Q डिस्ट्रीब्यूटेड टू टू डिफरेंट मेटालिक स्फीयर्स। अब दोनों पे डिस्ट्रीब्यूटेड है विथ रेडियाई r एंड 2r। अब इनका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं सिग्मा से, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब दोनों के लिए मान लेते हैं, इसके लिए सिग्मा 1 है और इसके लिए सिग्मा 2 है। इन दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी इक्वल है, तो हम लोग दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो हमारे पास गिवन है कि सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2। सिग्मा 1 है Q1 डिवाइडेड बाई A1। तो हमारा जो इसका जो एरिया हो जाएगा, ये स्फीयर है, ये एक मेटालिक स्फीयर है, तो स्फीयर का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से Q2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, 4 पाई इंटू 2 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। अब यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको काट लेते हैं, 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको पहले 2r स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, 2r को ओपन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर इक्वल टू Q2 डिवाइडेड बाई 4 टाइम्स ऑफ r स्क्वायर। इससे यहाँ पे क्लियर हो जाता है कि ये जो r स्क्वायर और r स्क्वायर है ये कैंसिल हो जाएगा, और हमारा जो Q2 है, Q2 इक्वल टू हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ Q1, ठीक है। 4 टाइम्स ऑफ Q1 के इक्वल हो गया Q2। तो हमें क्या फाइंड करना है? चार्ज ऑन लार्जर सरफेस एरिया। तो हमारा जो चार्ज ऑन लार्जर सरफेस एरिया था वो Q2 था, जो कि 4Q1 के बराबर हो गया। अब हमें इसको Q के टर्म्स में फाइंड करना है, तो हम लोग यहाँ इसी इक्वेशन में हम लोग पुट कर देंगे Q2 को। तो पहले हम लोग Q1 को फाइंड कर लेते हैं इसमें। तो इसमें आ जाएगा Q1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ Q1 इक्वल्स टू कैपिटल Q। इस तरह से हो जाएगा 5 टाइम्स ऑफ Q1 इक्वल्स टू कैपिटल Q। सो Q1 इक्वल्स टू Q बाई 5। अब सिंस Q1 Q बाई 5 आ गया और Q2 4 टाइम्स ऑफ Q1 है, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ Q बाई 5। तो हमारा Q2 हो गया 4 टाइम्स ऑफ Q बाई 5। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर A, 4 टाइम्स ऑफ Q बाई 5। If a charged spherical conductor of radius 10 cm has potential V at the point distance 5 cm from its center, then the potential at a point distance 15 cm from the center will be, ठीक है। डायरेक्टली आते हैं क्वेश्चन के गिवन में। सो दिया हुआ कि एक चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर है, ठीक है। इस चार्ज स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एट एनी पॉइंट जिसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है फ्रॉम इस सेंटर, इस सेंटर से 5 सेंटीमीटर। तो ये 5 सेंटीमीटर इस स्फीयर के अंदर कहीं भी हो सकता है। मान लेते हैं इस जगह पर है, ये रेडियस है 5 सेंटीमीटर का, रेडियस नहीं, कोई एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे कोई पोटेंशियल V है, इस पॉइंट के लिए जो पोटेंशियल है वो है V। देन द पोटेंशियल एट अ पॉइंट डिस्टेंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो कोई पॉइंट होगा बाहर, ठीक है, इस सेंटर से 15 सेंटीमीटर पे। तो इसके लिए पोटेंशियल कितना होना चाहिए, ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वही सबके लिए होगा, चाहे वो किसी भी रेडियस में हो, चाहे वो अंदर हो, चाहे इस जगह पर हो, चाहे इस जगह पर हो, किसी भी जगह पर हो, इस स्फीयर के अंदर सबके लिए जो पोटेंशियल होगा वो v के इक्वल ही होगा, यानी सरफेस पे जितना पोटेंशियल है उतना ही होगा, ठीक है। तो या तो हम 5 सेंटीमीटर के लिए करें या फिर 10 सेंटीमीटर के लिए, इसका जो पोटेंशियल आना है वो v ही आएगा, ठीक है, v ही होता है। तो इसको हम लोग अगर लिखते हैं ऐसे कि जो पोटेंशियल v है, ठीक है, वो k q बाई आर के इक्वल है, ठीक है। यानी मान लेते हैं इस पर कोई भी चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है वो q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो k q बाई आर है, वोल्टेज v, ठीक है। और ये जो r था ये 10 सेंटीमीटर है, k q बाई 10 सेंटीमीटर, ठीक है, क्योंकि जो 10 सेंटीमीटर के लिए होगा वही अंदर किसी भी अमाउंट ऑफ रेडियस के लिए होगा, वो 9 सेंटीमीटर के लिए वही होगा, 8 के लिए भी वही होगा, सबके लिए वही होगा टिल 0, ठीक है। और इसी तरह से अगर हमको चाहिए कोई दूसरा बाहर एट 15 सेंटीमीटर के लिए, इसके लिए हम लोग v डैश ले लेते हैं, इसके लिए हो जाएगा k q बाई आर, ठीक है, इसके लिए हम लोग कैपिटल R यूज़ कर लेते हैं। तो इस केस में जो R है वो कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना है, पोटेंशियल एट अ पॉइंट एट द 15 सेंटीमीटर, इसके लिए हम लोग को पोटेंशियल फाइंड करना है। तो सिंपली क्या करेंगे हम लोग, v डैश डिवाइडेड बाई v कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे दोनों क्वांटिटी को, ठीक है। ये हो जाएगा v डैश हो जाएगा k q बाई 15 होल डिवाइडेड बाई k q बाई 10, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे k q और k q को, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 15, यानी v डैश बाई v इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड 15, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3 टाइम्स 5 से कैंसिल आउट करने पे, दैट मीन्स v डैश इक्वल्स टू 2/3 टाइम्स ऑफ पोटेंशियल v, 2/3v। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2/3 टाइम्स ऑफ v। The electric potential on the surface of the sphere of radius r due to the charge 3 × 10⁻⁶ coulomb is 500 volt. The intensity of electric field on the surface of sphere is। फिर से हमारे पास एक स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर का जो रेडियस है वो है r, स्मॉल r, और इस पर कोई चार्ज है जो कि q इक्वल टू 3 × 10⁻⁶ कूलॉम, ठीक है। ये चार्ज गिवन है, साथ में इसका वोल्टेज गिवन है जो कि है 500 वोल्ट। हमें क्या फाइंड करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले हम लोग जो गिवन है पहले उसको रिलेट करते हुए चलते हैं, ठीक है। अपने पास गिवन है वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, k q बाई आर, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। r गिवन है और q भी गिवन है, तो इस रिलेशन से हमें जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो हमें r चाहिए होता है, क्योंकि उसके लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए होता है k q बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले हमको r का वैल्यू चाहिए, r का वैल्यू नहीं गिवन है, वोल्टेज है, q है, k है, तो इसके हिसाब से जो r हो जाता है, r हो जाएगा k q डिवाइडेड बाई v, दैट मीन्स k इंटू क्यू डिवाइड बाई 500। q का वैल्यू हम लोग बाद में पुट कर लेंगे कुछ आफ्टर सम कैंसलेशन, ठीक है। हमारे पास r का वैल्यू आ गया k q बाई 500, तो हम लोग इस इक्वेशन में इसको पुट कर लेते हैं, E इक्वल टू हो जाएगा k q टाइम्स आर स्क्वायर, तो r की जगह पे क्या है k q बाई 500, सो लिख लेते हैं k q स्क्वायर, और 500 नीचे है तो इसको ऊपर कर लेते हैं 500 स्क्वायर, 500 इंटू 500, ठीक है। तो इसमें से हमारा हो जाएगा कैंसलेशन, ये के क्यू के साथ एक के क्यू कैंसिल हो जाएगा, बचेगा से नीचे सिर्फ एक के क्यू। अब हम लोग यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर सकते हैं, ये हो जाता है 500 मल्टीप्लाई बाई 500, के का वैल्यू होता है 4 पाई, के इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹, पुट कर लेते हैं यहाँ पे 9 × 10⁻, ठीक से लिख लेते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁹,
और फिर Q का वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁻6 कूलॉम। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर हो जाएगा 5 इंटू 5 25 इंटू 10⁻4 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 3 हो जाएगा 27 इंटू 10⁻, यहाँ पे हो जाएगा ये 10 पावर 9 माइनस 6 इज 3। ठीक है, अब इसको कैंसिल करेंगे तो 10⁻4 से 4 सिर्फ ऊपर 10 बच जाएगा, हो जाएगा 25/27। तो 25/27 आएगा ऑलमोस्ट 0.9, और साथ में यहाँ पर है 10 मल्टीप्लाई बाई 10, तो ये कुछ आ जाता है 9 न्यूटन पर कूलॉम के बराबर, 9 न्यूटन पर कूलॉम। अब देखना यहाँ पे आंसर में, यहाँ पे रेंज लिखा हुआ है, तो 9 न्यूटन पर कूलॉम है लेस देन 10। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेस देन 10। A parallel plate capacitor has an electric field of 10⁵ volt per meter between the plates. If the charge of the capacitor plate is 1 microcoulomb, the force on each capacitor will be। ठीक है, हमारे पास गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है 10⁵ वोल्ट पर मीटर, और चार्ज है 1 माइक्रोकूलॉम का। दैट मीन्स ये हो जाता है 10⁻⁻6 कूलॉम। आइए हम लोग पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि फोर्स, ठीक है, फोर्स क्या होता है। ठीक है, फोर्स फॉर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है F = Q² / 2ε0A। ठीक है, तो हमारे पास Q का वैल्यू है और ε0 और A का वैल्यू नहीं है, तो इसको हम लोग कहाँ से ला सकते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला को लगा के ला सकते हैं। ठीक है, कैसे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फॉर द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फ्रॉम द गॉस लॉ, हम लोग इसको लिख सकते हैं सिग्मा बाई ε0। ठीक है, सिग्मा को हम लोग लिखते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि होता है चार्ज पर यूनिट एरिया इंटू ε0। ठीक है, ई का वैल्यू पता है 10⁵, तो ई को हम लोग लिख सकते हैं 10⁵ वोल्ट पर मीटर, जो कि इक्वल हो जाता है Q/A इंटू ε0, या फिर ε0A लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग यहाँ पे ε0 का वैल्यू लेकर आते हैं, ठीक है, या फिर ये पूरा का पूरा क्वांटिटी, ठीक है, ये पूरा क्वांटिटी हम ले लेते हैं Q/ε0 का जो वैल्यू हो जाएगा, इसको हम लोग हटा लेते हैं, ये Q/A∈0 का वैल्यू कितना हो जाएगा 10⁵ हो जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे पुट कर लेते हैं, एक Q को साइड कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2 को अलग कर लेते हैं, और यहाँ पे लिख लेते हैं Q/ε0A। ठीक है, Q के वैल्यू पता है 10⁻⁻6 कूलॉम है। ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाता है, और साथ में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा Q/ε0A का वैल्यू 10⁵। ठीक है, इसको हम लोग अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10⁻6 और 10⁵, ये हो जाता है 10⁻⁻1, दैट मीन्स 0.1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.05 न्यूटन्स, यानी ऑप्शन नंबर बी। If 10⁻10 electron are required by a body every second, the time required by the body to get a total charge of 1 coulomb। ठीक है, तो हमें यहाँ पे 1 कूलॉम के लिए कितना टाइम लगेगा ये फाइंड करना है। सो फ्रॉम गिवन स्टार्ट करते हैं कि 1 सेकेंड में, ठीक है, 1 सेकेंड में चार्ज कितना क्रिएट हो रहा है 10⁻10 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 10⁻10 इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम। ठीक है, यानी 1 सेकेंड में इतना चार्ज क्रिएट हो रहा है। तो हमें फाइंड करना है कि 1 कूलॉम चार्ज कितने टाइम में क्रिएट होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारा जो टी का वैल्यू हो जाएगा, हमारे टाइम टी फॉर कितना 1 कूलॉम चार्ज के लिए। इसको लिखने के बजाय अगर हम इसको डायरेक्टली रिवर्स कर दें इस चीज़ को, कि 10⁻10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलॉम को बनाने के लिए 1 सेकेंड लगता है, तो 1 कूलॉम के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 1 कूलॉम के लिए हो जाएगा सिंपली 1/10⁻10, या फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व करने से आएगा ये
1.6 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड्स, ये टाइम लगेगा इन द सेकेंड। ठीक है, इसको ऊपर ले आते हैं तो ये हो जाएगा 0.625 मल्टीप्लाई बाई 10⁻9 सेकेंड्स। अब हमारे पास आंसर आवर्स, ईयर्स और डेज में है, तब ये जो क्वांटिटी है 10⁻9 टाइम्स। ठीक है, इसके लिए हमें ईयर्स में फाइंड करना होगा, तो पहले हम लोग इस सेकेंड को ईयर में चेंज करते हैं। ठीक है, तो 1 ईयर में कितने सेकेंड्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग आते हैं 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 325 डेज होते हैं। ठीक है, और एक डे में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स। एक घंटे में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसको हम लोग जब मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है 0.625 इंटू 10⁻9, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाता है 3.15 मल्टीप्लाई बाई 10⁻7। अब सेकेंड की जगह पर अब यहाँ पे ईयर्स आ जाएगा, ईयर्स। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, तो ये आ जाता है ऑलमोस्ट 20 ईयर्स के इक्वल। ठीक है, तो अपना आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, 20 ईयर्स। Two capacitors of capacitance C are connected in series. If one of them is filled with dielectric substance of dielectric constant K, what is the effective capacitance? तो इस केस में गिवन है कि हमारे पास दो कैपेसिटर्स है। ठीक है, दो कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड है, हमारे पास दो कैपेसिटेंस सीरीज में इस तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, वन ऑफ देम इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, एक में डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस फिल किया हुआ है। मान लेते हैं ये जो C2 है, इसके अंदर में कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है जिसका वैल्यू है K। व्हाट इज द इफेक्टिव कैपेसिटेंस, तो जो नॉर्मल मान लेते हैं ये C1 है और ये C2 है, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करना है। यानी क्या होगा, पहले तो ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, तो हमारा जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस होता है सीरीज के लिए वो होता है C इफेक्टिव इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2। इस C1 के लिए हमारा वैल्यू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। वहीं इस C2 के लिए यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो इसके लिए हम लोग K आगे लगाते हैं और सेम एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ठीक है, ये किसी भी नॉर्मल C का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो दो कैपेसिटेंस है वो दोनों ही C है। ठीक है, तो C1 इक्वल टू C हम लोग रख सकते हैं, ये C1 इक्वल टू हम लोग C ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कैपेसिटेंस, ये हो जाएगा 1/C1, तो C1 को अगर रिवर्स कर देते हैं तो ये हो जाएगा D बाई एप्सिलॉन नॉट A प्लस C2 हो जाएगा D बाई K एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, हम लोग यहाँ पे D बाई एप्सिलॉन नॉट A को कॉमन ले लेते हैं, क्या बच जाएगा 1 प्लस 1/K। ठीक है, और ये हो जाता है D बाई एप्सिलॉन नॉट A K प्लस 1 डिवाइडेड बाई K। अब हम लोग जब C इफेक्टिव फाइनली लिखते हैं रेसिप्रोकेट करके, तो ये हो जाता है एप्सिलॉन नॉट A बाई डी मल्टीप्लाई बाई K प्लस 1। ठीक है, यानी एप्सिलॉन नॉट A बाई डी क्या है, C के इक्वल है। ठीक है, ये इस C के इक्वल है, ये एप्सिलॉन नॉट A बाई डी C इंटू K बाई K प्लस 1। ठीक है, यानी KC बाई K प्लस 1, और ये हमको देखने के लिए मिलता है ऑप्शन नंबर A में, KC बाई 1 प्लस K। A parallel plate condenser with a dielectric of constant K between the plates has a capacity C and is charged to a potential V volt. The dielectric slab is slowly removed from between the plates and then reinserted. The net work done by the system in this process is, ठीक है, तो इसमें क्लियरली मेंशन है कि एक पैरेलल प्लेट कंडेंसर या फिर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, इसके अंदर में कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, जिसका कांस्टेंट K है। ठीक है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो V है और इसका कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है,
हाँ, यहाँ पे लिखा हुआ कि द डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज स्लोली रिमूव्ड। तो पहले क्या होता है, इस डाइलेक्ट्रिक को पहले रिमूव कर लिया जाता है और देन फिर से इसको इंसर्ट कर लिया जाता है। ठीक है, तो इस केस में इसका नेट वर्क डन क्या होगा? सबसे पहले इसका हम लोग इनिशियल वर्क डन निकालते हैं। ठीक है, यू इनिशियल ये हो जाता है इसका, सबसे पहले इसके अंदर में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था, तो उस केस में इसका जो एनर्जी हो जाता है, वर्क डन हो जाता है, वो हो जाता है हाफ CV² होता है नॉर्मल। इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो K साथ में आएगा, K इंटू C इंटू V²। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है, U इक्वल्स टू हाफ CV² होता है, या फिर 1/2 Q² C ये होता है। ठीक है, हम लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, देखते हैं आगे। ये तो हो गया Q इनिशियल। ठीक है, फिर क्या होता है कि फाइनल टाइम में इसको निकाल लिया जाता है और फिर वापस से इंसर्ट कर दिया जाता है, तो उस केस में जो U फाइनल आ जाएगा वो सेम ही आएगा, क्योंकि उस समय में फाइनल टाइम इंसर्ट करते समय में अंदर में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट था फाइनली। तो जब हम लोग नेट वर्क डन निकालते हैं, जो कि होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी या फिर चेंज इन इसका एनर्जी। ठीक है, U फाइनल माइनस U इनिशियल। ठीक है, अब दोनों ही केसेस में सेम है, यानी नेट वर्क डन जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 0, यानी ऑप्शन नंबर A। The bob of a simple pendulum is hanging vertically down from a fixed identical bob by means of a string of length L. If both bobs are charged with a charge Q each, time period of the pendulum is, ignore the radii of the bobs. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास दो पेंडुलम्स है। ठीक है, दो बॉब्स है। ठीक है, दोनों को चार्ज कर लिया गया, दोनों का ही स्ट्रिंग का लेंथ L है। ठीक है, दोनों ही स्ट्रिंग का लेंथ L है। इन दोनों को पॉजिटिव Q से चार्ज कर लिया गया, दोनों में ही पॉजिटिव Q है। ठीक है, तो क्या होगा, जब दोनों में पॉजिटिव Q है तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ठीक है, तो उस केस में जो फोर्स ऑफ रिपल्शन आएगा वो हो जाता है F इक्वल्स टू KQ² डिवाइडेड बाई L²। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस L²। ठीक है, तो इसमें जो Q है, दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ये एक दूसरे को साइडवेज ही इफेक्ट कर रहे हैं, यानी वर्टिकली इफेक्ट नहीं हो रहा। दैट मीन्स इसमें इस G को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सो देर इज़ नो चेंज इन ग्रेविटी, देर इज़ नो चेंज इन लेंथ। ठीक है, जब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है ग्रेविटी और लेंथ में, सो हमारा जो फॉर्मूला होता है नॉर्मल टाइम पीरियड का फॉर अ गिवन पेंडुलम और अ बॉब, वो होता है 2π√L/G। ठीक है, तो इसमें कोई डिफरेंस अगर नहीं हो रहा है तो हमारा सेम ही रहेगा। ठीक है, जो टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम होगा वो हमेशा T इक्वल्स टू 2π√L/G ही रहेगा, यानी ऑप्शन नंबर C, नो चेंज। For equal charges Q, each are placed at four corners of the square of side A. Work done in carrying a charge minus Q from its center to infinity is. ठीक है, अब चार चार्जेस हैं, चार कोने पे रखे हुए हैं, सारे के सारे प्लस Q है। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव Q है और ये भी पॉजिटिव Q। ठीक है, एट द सेंटर। ठीक है, कहाँ से लेके जाना है, वर्क डन इन कैरिंग ए चार्ज माइनस Q फ्रॉम इट्स सेंटर टू इन्फिनिटी। ठीक है, सेंटर से लेके कहाँ पहुँचाना है, इन्फिनिटी पे पहुँचाना है। ठीक है, इस केस में इसका वर्क डन कितना होगा। ठीक है, जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो वर्क डन होता है हम लोग फाइंड करते हैं फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर। ठीक है, इस केस में हम लोग सेंटर से इन्फिनिटी तक लेकर जाना है। ठीक है, तो जनरली जो वर्क डन होता है, ठीक है, वो होता है इस केस में हम लोग फाइंड करना है, जनरली जो होता है वो इन्फिनिटी से हम लोग किसी सर्टेन पॉइंट पर ले आ रहे होते हैं। मान लेते कोई पॉइंट O है। ठीक है, इन्फिनिटी से इसके लिए होता है तो Q इंटू V। ठीक है, वही जब इसका उल्टा हो रहा है, यानी इसको 0 से इन्फिनिटी तक लेके जाया जा रहा है, तो अब ये चीज़ उल्टा हो जाता है माइनस QV। ठीक है, सेंटर से किसी एक पॉइंट से इन्फिनिटी तक लेकर जाना है। आइए इस केस में फाइंड करते हैं। सबसे पहले ये डिस्टेंस चारों पॉइंट से कितनी दूरी पर है। ठीक है, अब सारा जो साइड है वो A डिस्टेंस का है, ये सारा का सारा A है। ठीक है, तो
इसलिए ये ए और ये स्क्वायर है, तो इसका जो डायगोनल होगा वो हो जाएगा a√2। इसका जो डायगोनल आएगा फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम वो a√2 आएगा। और सिंस ये चार्ज सेंटर में यानी इसके मिड पॉइंट से, तो इसका जो लेंथ होगा एक चार्जेस के बीच का डिस्टेंस यानी q और -q के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, इसका आधा a/√2। ठीक है, ये बन जाएगा a/√2। ठीक है, हमें सिर्फ इतना ही फाइंड करना है, ये लेंथ कितना होना चाहिए, इस लेंथ को फाइंड करना है। ठीक है, तो ये लेंथ हो जाएगा इस पूरे का आधा यानी a/√2। ठीक है, अब हमारे पास लेंथ आ गया a/√2। तो हम लोग देखते हैं, तो हमारे पास जो रेडियस आ गया, ठीक है, रेडियस है हमारे पास a/√2। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं वोल्टेज कितना हो रहा है, वोल्टेज फ्रॉम सेंटर टू इन्फिनिटी। ठीक है, पोटेंशियल, तो ये हो जाता है, अब ये चारों के लिए है, ये चारों कारण हो रहा है, ये चारों कॉर्नर्स के कारण हो रहा, तो 4 टाइम्स सेम ही होगा सबके लिए, 4 टाइम्स ऑफ KQ/R, 4 टाइम्स ऑफ K इंटू Q/R। ठीक है, यानी 4 टाइम्स ऑफ K, और यहाँ पे जो Q है वो है पॉजिटिव Q, पॉजिटिव Q के लिए है। ठीक है, इन चारों पॉजिटिव Qs के लिए हम लोग फाइंड करें, चारों पॉजिटिव Q के कारण हो रहा है। ठीक है, और R कितना है हमारा a/√2 यानी a/√2 का जो a/√2 ही रहेगा यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 इंटू K को हम लोग लिखते हैं 1/4πε0, तो हो जाता है 4πε0। ठीक है, यहाँ पे Q हो जाएगा और साथ में √2 ऊपर चला जाएगा और A नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये Q है ऊपर में और नीचे A है। अब यहाँ पे जो कैंसिल होगा वो 4 के साथ 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, √2 इंटू Q डिवाइडेड बाई πε0 इंटू A। अब हमें इस फॉर्मूला में इसको पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा वर्क डन फ्रॉम कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम सेंटर टू इन्फिनिटी माइनस, अब ये जो Q है वो ये सेंटर वाला चार्ज है। ठीक है, इसके जगह पे हम लगा देते हैं माइनस ऑफ Q इंटू V ही क्या है, √2Q डिवाइडेड बाई πε0 टाइम्स A। ठीक है, तो ये हो जाता है, ये माइनस और माइनस हो जाएगा पॉजिटिव, और Q हो जाएगा Q² यानी √2 टाइम्स Q² डिवाइडेड बाई πε0 A। यानी ये जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर C, √2Q² πε0 टाइम्स A। Consider a neutral conducting sphere. A positive point charge is placed outside the sphere. The net charge on the sphere is then. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है। ठीक है, हमारे पास एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्फीयर है, एक स्फीयर है, फिर से ड्रॉ कर लेते हैं, इस जगह पे हम लोग एक स्फीयर है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा न्यूट्रल है। ठीक है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है फिलहाल। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसके पास हम लोग एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेकर आते हैं। ठीक है, आउटसाइड में कहीं भी एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज कहीं से भी लेकर आते हैं, किसी भी डायरेक्शन से लेकर आते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हम यहाँ पर एक पॉजिटिव पॉइंट Q चार्ज लेकर आए। ठीक है, अब क्या होगा, जब ये न्यूट्रल है तो क्या होगा, अब इसके चार्जेस एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएंगे। तो चार्ज एक्यूमुलेशन के समय क्या होगा कि इस वाले सरफेस पे इसका सारा निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा जो पॉजिटिव पॉइंट के पास एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, और इसके अपोजिट साइड में सारे पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या होगा कि ये सारे जो इस स्फीयर का जो सरफेस है, इस स्फीयर के सरफेस पे जो नेट चार्ज आ जाएगा, ठीक है, नेट चार्ज वो हो जाएगा टोटल चार्जेस ऑफ प्लस Q और प्लस ऑफ माइनस Q। ठीक है, ये टोटल मिलके हो जाएंगे 0। ठीक है, तो जो नेट चार्ज ऑन द स्फीयर सिस्टम ऑन अ न्यूट्रल स्फीयर सिस्टम हो जाएगा ड्यू टू एनी आउटसाइड चार्ज, या तो ये पॉजिटिव आता या फिर कोई नेगेटिव पॉइंट चार्ज भी आ रहा होता तो भी सेम रिजल्ट होता, 0।
A conducting sphere of radius 10 centimeter is charged with 10 microcoulomb. Another uncharged sphere of radius 20 centimeter is allowed to touch it for some time. After that, if the spheres are separated, then the surface density of charges on the sphere will be in the ratio of. ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. सबसे पहले हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर था जिसका रेडियस था 10 सेंटीमीटर. ठीक है, इसका जो रेडियस था वो है 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब एक अनदर अनचार्ज स्फीयर को लेकर आते हैं. सबसे पहले जो ये जो चार्ज वाला था, इसके ऊपर जो चार्ज था वो था 10 माइक्रोकूलम. ठीक है, इसके ऊपर 10 माइक्रोकूलम टोटल चार्ज था. ठीक है, लेकिन जैसे ही एक अनचार्ज स्फीयर को ला के इसके साथ टच किया गया, ठीक है, जिसका रेडियस था 20 सेंटीमीटर. ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ टाइम के लिए इसको टच करा कर रखा गया. तो जैसे ही टच कराया गया तो क्या होता है कि जो चार्ज था, ये चार्ज टोटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों सरफेस पे एक साथ. तब तक डिस्ट्रीब्यूट होगा जब तक दोनों का जो वोल्टेज है वो सेम ना हो जाए. ठीक है, दोनों सेम पोटेंशियल पे आ जाता है, दोनों इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्रिएट हो जाता है. ठीक है, अब दोनों जब सेम पोटेंशियल पे आ गया, यानी V1 और इसका V2 सेम पोटेंशियल पे आने के बाद मान लेते हैं इसका जो चार्ज होगा वो Q1 होगा और इसका चार्ज Q2 बन जाएगा, जिसका दोनों का एडिशन मिला के एक टोटल चार्ज Q होगा जो कि 10 माइक्रो कूलम के बराबर होगा. ठीक है, पहले ये 10 माइक्रो कूलम सिर्फ सरफेस 1 पर था, पहले स्फीयर पर था, लेकिन जब दोनों ही आपस में टच हो गया, दोनों ही जब आपस में कांटेक्ट हो गया, तो अब ये पूरा का पूरा जो चार्ज 10 माइक्रो कूलम है वो दोनों ही सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया. ठीक है, अब सिंस दोनों का स्फीयर का साइज अलग अलग है तो हमें नहीं पता है कि किस पे कितना चार्ज गया होगा. सबसे पहले हम लोग ये फाइंड करेंगे कि इस पे कितना चार्ज गया होगा. तो इसके लिए हमारे पास क्या पता है कि ये जो दोनों का जो पोटेंशियल है वो सेम हो जाएगा, दोनों सेम पोटेंशियल पे आके रुक जाएंगे. फिर क्या होगा, जब पोटेंशियल सेम हो गया, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं के Q1/R1 पहले के लिए, और दूसरे के लिए हो जाता है के Q2/R2. ठीक है, तब हम लोग यहाँ पे कैंसलेशन करेंगे, के और के कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, Q1/R1 इक्वल्स टू Q2/R2. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि Q1/R1 इक्वल्स टू ये हो जाएगा Q1/Q2 इक्वल्स टू R1/R2. ये लिख सकते हैं, यानी Q1/Q2 किसके इक्वल हो जाएगा, R1 कितना था 10 सेंटीमीटर, R2 कितना था 20 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा 1/2 के. यानी Q1/Q2 का रेशियो हो जाता है 1/2 के बराबर. यानी Q1 में जितना चार्ज होगा, Q2 में जितना चार्ज होगा उससे उसका डबल होगा Q1 में. अब हम लोग देख लेते हैं क्या जो हमें पूछा गया है कि रेशियो ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी फाइंड करना है. ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग अपने काम पे. हो जाएगा σ1/σ2. ठीक है, सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी चार्ज पर यूनिट एरिया हम लोग जानते हैं. तो पहले वाले का हो जाएगा Q1/A1, दूसरे वाले का हो जाएगा Q2/A2. इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हो जाएगा Q1A2/Q2A1. ठीक है, एरिया हम लोग जानते हैं स्फीयर का एरिया होता है 4πr², और Q1/Q2 का वैल्यू हमारे पास है 1/2. तो Q1 और Q2 के लिए हम लोग अलग सेपरेट कर लेते हैं 1/2. A2 हो जाता है 4πr². तो हमारे पास जो R2 है वो है 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 400 लिख लेते हैं डायरेक्ट, 20 का स्क्वायर. और दूसरा हो जाता है 4π × 100 यानी 10 का स्क्वायर, 4πr². ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कैंसिलेशन करते हैं. 4π से 4π कैंसिल हो जाता है, 00 से 00 को कैंसिल कर लेते हैं, इस 2 से इस 4 को कैंसिल कर लेते हैं 2 टाइम्स. तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है 2/1. यानी σ1/σ2 इज इक्वल्स टू 2/1. दैट मीन्स 2:1. ऑप्शन नंबर डी. A battery of EMF V volts restores resistors R1 and R2. A condenser C and switches S1 and S2 are connected in the circuit as shown in the figure. ठीक है, तो हम लोग फाइंड करना है कि कंडेंसर विल गेट फुल्ली चार्ज टू V वोल्ट व्हेन. ठीक है, कब ये कंडेंसर फुल्ली चार्ज होगा
टू वोल्ट बी, हमारे पास यहाँ पे एक इनपुट चार्ज इनपुट वोल्टेज है, ठीक है। तो ये कब होगा, तो हमारे पास यहाँ पे दो स्विचेस है S1 और S2, ठीक है। अगर हम इस स्विच S1 को क्लोज करते हैं, ठीक है, जैसे ये S1 स्विच क्लोज होता है, जो हमारा सर्किट होगा वो यहाँ से करंट पास हो जाएगा, इस सर्किट से इसमें नहीं जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग S2 भी क्लोज कर देते हैं तो ये कैपेसिटर चार्ज तो होगा, लेकिन फिर इसके कारण ये डिस्चार्ज भी हो जाएगा इस जगह से जाने के कारण, ठीक है। अब जो सर्किट है वो सीधा जाएगा S2 को क्लोज हो जाने से। तो हमें यहाँ पे कंक्लूजन मिलता है कि अगर सिर्फ S1 अगर क्लोज्ड हो और S1 अगर क्लोज्ड हो और S2 ओपन रहे तो ही ये जो कैपेसिटर है ये फुल्ली चार्ज हो पाएगा। दैट मीन्स हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, S1 is open and S2 is closed. Two capacitors C1 and C2 equals to 2C1 are connected in circuit as with a switch between them as shown in figure, ठीक है। Initially the switch is open, ठीक है, initially switch open है। C1 holds charge Q, C1 के पास जो चार्ज है कितना है, Q चार्ज है C1 के पास। The switch is closed, ठीक है, जैसे स्विच को क्लोज किया गया, इसको क्लोज पोजीशन में अगर लगा दें, द स्विच इज क्लोज एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब होता है जब वोल्टेज दोनों का इक्वेट हो जाए, ठीक है। द चार्ज ऑन द टू कैपेसिटर्स, यानी जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं ये जो चार्ज क्यू है ये सर्किट में फ्लो होना शुरू होता है, यानी ये C1 से किस तरफ जाएगा, C2 की तरफ जाएगा, यानी अभी टोटली ये चार्ज जो है वो पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। टिल कब तक, जब तक पोटेंशियल, जब ये दोनों ही कैपेसिटेंस है, दोनों ही कैपेसिटर सेम पोटेंशियल पे ना आ जाए, यानी दोनों का ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा। एट स्टेडी स्टेट लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेडी स्टेट का मतलब दोनों ही कैपेसिटर्स सेम पोटेंशियल पे आ जाएगा, ठीक है। जब दोनों सेम पोटेंशियल पे आ गए, अब क्या, अब हम लोग को इसका चार्ज फाइंड करना है कि दोनों पे हमारा चार्ज कितना डेवलप हो रहा है। तो गिवन क्या है अपने पास, मान लेते हैं जब जैसे ही चार्ज कनेक्ट हुआ, ठीक है, टोटल चार्ज तो क्यू ही इसके ऊपर सर्कुलेट हो रहा है, इस पूरे सर्किट में यही क्यू घूम रहा है, यानी ये क्यू क्या है। अब कनेक्ट हो जाने के बाद ये जो C1 के पास मान लेते हैं कोई चार्ज Q1 जा रहा होगा और इस C2 के पास कोई चार्ज Q2 जा रहा होगा, और यानी यही Q1 प्लस Q2 मिला के बन रहा है कितना, ये चार्ज Q, टोटल चार्ज Q, यही चार्ज अब पूरे सर्किट में फ्लो कर रहा है। और क्या पता चला, और पता चला कि ये दोनों क्या है, एट स्टेडी स्टेट पे है। एट स्टेडी स्टेट मतलब दोनों का ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा। जब दोनों सेम पोटेंशियल पे होंगे दैट मीन्स हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। हमारे पास चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू वी, दैट मीन्स वोल्टेज इक्वल्स टू Q बाई C। हम लोग इस Q बाई C का फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, ठीक है, इस C बाई Q के फॉर्मूला को यूज़ करते हैं यहाँ पे। तो हमारे लिए V1 के लिए जो चार्ज कितना है, Q1 है, ठीक है, Q1 बाई C1, और V2 के लिए है Q2 बाई C2, ठीक है। और भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर इससे हम लोग Q2 का वैल्यू निकाले तो वो हो जाता है कैपिटल Q माइनस Q1, ठीक है। तो Q1 की जगह पे हम लोग Q1 रहने देते हैं, C1 की जगह पे C1 रहने देते हैं, Q2 की जगह पे हम लोग कैपिटल Q माइनस Q1 ले लेते हैं, और C2 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ था 2 टाइम्स ऑफ C1, यहाँ भी दिया हुआ है C2 इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ C1, ठीक है। यहाँ पे जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेते हैं, C1 और C1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 राइट लेफ्ट हैंड साइड में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ Q1 इक्वल्स टू Q माइनस Q1, दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ Q1 इक्वल्स टू Q, यानी Q1 इक्वल टू हो जाता है कैपिटल Q बाई 3, ठीक है। यानी मेरे पास जो पहले पे जो चार्ज था वो पता चल गया, क्योंकि हमें दोनों पे चार्ज फाइंड करना है, तो पहले का चार्ज आ गया Q बाई 3, ठीक है। तो इन दोनों में से Q बाई 3 किस में है, इस वाले ऑप्शन में Q बाई 3 दिख रहा है। दूसरा भी Q फाइंड कर लेते हैं, Q2 कितना होगा, ठीक है, इसी इक्वेशन से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा Q2 इक्वल्स टू Q माइनस Q1 का वैल्यू है Q बाई 3, ये हो जाएगा Q माइनस Q बाई 3 इज 2Q बाई 3, यानी हमारा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन नंबर B। द इफेक्टिव कैपेसिटी बिटवीन A एंड B इज, ठीक है, ये भी
बनाने लायक है, आराम से आप बना सकते हैं। इसमें हमें सबसे पहले इस जगह को देखते हैं, ये दोनों कैपेसिटेंस, ये दोनों ही कैपेसिटर किसमें है, पैरेलल में है। ठीक है, पैरेलल के लिए हमारे पास क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग ऐड कर देते हैं, सी इफेक्टिव इक्वल्स टू C1 + C2। ठीक है, तो ये जो निकल कर आएगा, ठीक है, इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, ये टोटल इसका जो इक्विवेलेंट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये 2, ये 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 3, और ये निकल के आ जाएगा 4 + 4, ये बन जाएगा 8। ठीक है, ये 2 था, ये 3 था, ये भी 2 था, ये 3 था, ये A है, ये B है। अब क्या, अब तो ये इजी हो गया, सारा का सारा इसका जो रजिस्टर्स है वो किस में है, ये सॉरी सारा का सारा जो इसका कैपेसिटेंस है वो किस में है, सीरीज़ में है। तो हम लोग सीरीज़ का नॉर्मल फार्मूला लगा लेंगे, 1/C इफेक्टिव, ठीक है, 1/C1, ठीक है, यानी 1/2 + 1/3 + 1/8 + 1/2 + 1/3। ठीक है, सो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1/2 और 1/2 मिला के 1 हो जाते हैं, 1/3 और 1/3 मिला के 2 टाइम्स ऑफ 1/3 यानी 2/3 कर लेते हैं इसको, 2/3 और 1/8। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं हम लोग 24, ये हो जाएगा 24 + 16 + 3, ये हो जाएगा टोटल 24 + 16 इज़ 40, 40 + 3 इज़ 43 / 24। तो हमारा आंसर आ गया 43/24। क्या आया, 1/C इफेक्टिव। ठीक है, यानी C इफेक्टिव क्या हो जाएगा, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 24/43। तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, 24/43, ऑप्शन नंबर B। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहने का ज़रूरत है, हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व करते ही इसको मार देते हैं, लेकिन इसको देखना ज़रूरी है, ऑप्शन सही होना चाहिए सॉल्व करने के बाद भी। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ प्लेट एरिया A, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अ पैरेलल प्लेट कंडेंसर विथ प्लेट एरिया A एंड सेपरेशन D इज फिल्ड विथ 2 डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स एज शोन इन फिगर। ठीक है, द डाइलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट्स K1 एंड कॉन्स्टेंट्स आर K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली, द कैपेसिटेंस विल बी। तो हमें इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो ये हम लोग देख लेते हैं इसका इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा। अब हम लोग यहाँ पर देखने को मिलता है कि ये और ये पार्ट, ये दोनों पार्ट क्या है, ये और ये दोनों सीरीज में दिख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पार्ट को हम लोग लेते हैं C1 और इसको ले लेते हैं C2। ठीक है, तो हमारा जो नॉर्मल C होता है वो होता है जब अंदर डाइलेक्ट्रिक हो तो वो जाता है K ε0A/D। ठीक है, C1 के लिए ले लेते हैं, C1 के लिए हमारा जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, K1 है। ठीक है, ε0 को ε0A रहने देते हैं। एरिया दोनों के ही प्लेट के लिए सेम होगा, एरिया AA, कि टोटल एरिया लिया जा रहा है A। ठीक है, पहले वाले के लिए कितना है, D1 कितना है, D/2, यानी D / 2 कर लेते हैं तो ये ऊपर चला जाता है D/2। ठीक है, सिमिलरली C2 के लिए क्या हो जाएगा, K2 ε0A / D × 2। ठीक है, यानी हो जाएगा 2K1 ε0A/D। ये किसके इक्वल हो गया, अच्छा इसको नॉर्मल ले लेते हैं, 2K2 ε0A/D। अब हमें क्या फाइंड करना है, C इफेक्टिव फाइंड करना, और ये दोनों किस में है, सीरीज में, यानी 1/C इफेक्टिव, ये हो जाएगा 1/C1 + 1/C2। ठीक है, ये हो जाता है C1 कितना है, उल्टा करके लिखते हैं तो ये हो जाएगा D / 2 टाइम्स ऑफ K1 ε0A। ठीक है, और C2 हो जाएगा D/2 टाइम्स ऑफ K2 ε0A। ठीक है, अब क्या करते हैं, दोनों में से हम लोग D/2 टाइम्स ऑफ ε0 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 1/C इफेक्टिव इक्वल्स टू, कॉमन ले लेते हैं हम लोग D/2 टाइम्स ऑफ ε0A, तो क्या बच जाएगा 1/K1 + 1/K2। ठीक है, ये हो जाएगा D/2 टाइम्स ऑफ ε0A, 1/K1 + 1/K2 हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा इसका K1 K2 और ऊपर आ जाएगा इसका K1 + K2।
सी इफेक्टिव है ये, 1/c इफेक्टिव। इसको रेसिप्रोकेट कर देंगे तो ये हो जाएगा सी इफेक्टिव इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी इंटू K1 K2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। तो ये आंसर किस में आ रहा है, 2 टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, K1 K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। तो ये अपना आंसर, हाँ, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट जो है और भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। हम लोग इसका अब सेकेंड पार्ट हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। सो बने रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, चैप्टर वाइज हम लोग सारे क्वेश्चंस देखते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।